बसंतपुर गांव में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। वो अपनी संपत्ति और ब्याज पर रुपया देने वाले लोगों में जाना जाता था। रामू, मेरे रुपए अब नहीं लौटाओगे तो कब लौटाओगे? तुम्हारा ब्याज बढ़कर 4 गुना होने को है। अब क्या बताऊं सेठ, आप तो जानते ही हैं कि मेरा बेटा पढ़ने के लिए शहर गया हुआ है और शहर में रहने, खाने और कोचिंग का फीस देने में ही मैं सक्षम नहीं हो पा रहा हूँ। इस अवस्था में आपके पैसे कहाँ से दूंगा? अगर तुम उसको पैसे नहीं भेजोगे तो वो पढ़ेगा कैसे? उसका सारा ध्यान तो रोजमर्रा की जिंदगी में ही लगा रहेगा। हाँ जानता हूँ, मेरे बेटे ने एक होटल में काम करना शुरू कर दिया है ताकि उसका कुछ खर्च निकल सके। अरे ये क्या? मैंने तो सुना है कि इंजीनियरिंग के पढ़ाई में दिन रात पढ़ना पड़ता है और तुम उसे होटल पे काम करवाने में मजबूर कर रहे हो। सेठ जी, और मैं अब कर भी क्या सकता हूँ? एक काम करो, मेरे घर आओ और कुछ पैसे ले जाओ, अपने बेटे को भिजवा देना ताकि वो मन लगाकर पढ़ सके। नहीं नहीं, मैं ब्याज ही नहीं दे पा रहा हूँ और अब फिर से कर्ज लूंगा तो चुका कैसे पाऊंगा? अरे रामू, रख लो, तुम्हारे बेटे के 2 साल ही तो बचे हैं। 2 साल बाद उसकी नौकरी लग जाएगी, फिर तुम अपना कर्ज चुका देना। नहीं नहीं सेठ जी। अरे रामू, ले जाओ ले जाओ, इस रुपए की ब्याज देने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ मूल ही चुका देना। रामू सेठ की इस तरह की दरियादिली देखकर बहुत चक्का सा रह जाता है। वो समझ ही नहीं पाता है कि आखिर सेठ रामलाल इतना दयालु क्यों हो रहा है। इसी तरह 2 साल बीत जाते हैं। रामू का बेटा रमेश अपनी नौकरी की खुशखबरी देने गांव अपने माँ बाप के पास आता है। प्रणाम अम्मा, प्रणाम बाबूजी, मुझे एक बहुत बड़े कंपनी में नौकरी लग गई है। अब देखना, मैं सारे कर चुका दूंगा और एक बहुत बढ़िया घर बनाऊंगा। हाँ बेटा, मैं हर रोज भगवान से प्रार्थना करता था कि जिस तरह से मैंने अपनी सारी जिंदगी मजदूरी में निकाल दी, उस तरह की जिंदगी मेरे बेटे को नसीब ना हो। और देखो, आज मेरे रमेश कंप्यूटर में बैठ के काम करने लगा है। देखते ही देखते गांव के सभी लोग रमेश से मिलने रामू के घर इकट्ठा हो जाते हैं और रमेश को रमेश बाबू कह के बुलाने लगते हैं। खबर गांव के रामलाल के पास भी पहुंचती है और वो भागा भागा रामू के घर आता है। अरे रामू, मैंने सुना तुम्हारे बेटे की नौकरी मिल गई शहर में, वो भी। हाँ सेठ जी, अब मेरा बेटा आपके सारे कर्ज चुका देगा। अरे छोड़ो कर्ज की बात, रिश्तेदारी की बात करो। कौन सी रिश्तेदारी सेठ जी? मैं कुछ समझा नहीं। मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे बेटे के लिए लाया हूँ। एक व्यापारी की बेटी की शादी तुम्हारे घर हो रही है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? क्या आपकी बेटी? हाँ, मेरी बेटी। अगर मेरी बेटी की शादी तुम्हारे घर में होती है तो जितना कर्ज है तुम्हारे ऊपर, उसी को दहेज समझ लेना। तुम्हारे सारे कर्ज माफ हो जाएंगे। दरअसल रामलाल की एक बेटी है जिसका नाम है मीना। वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, सिर्फ नाम की ही 24 साल की हो गई है, लेकिन दिमाग से अभी भी 7वीं कक्षा की बच्ची है। इसलिए व्यापारी जानता है कि वो कितना भी रुपया पैसा खर्च क्यों ना करे, उसकी शादी में बहुत कठिनाइयाँ आ सकती हैं। और क्योंकि रमेश एक होनहार, पढ़ा लिखा, ईमानदार लड़का है और रामलाल के कर्ज चलो दबाव भी है, इसलिए वो रमेश से अपनी बेटी की शादी करवाकर अपनी बेटी को एक ऐसे घर में भेजना चाहता है जिसका परिवार कर्ज के तलों दबे होने के कारण भी और बेटी को राजकुमारी की तरह रखे। क्यों, तुम्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं? बोलो रमेश, क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ 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 सेठ जी, मैं आपको कल बताता हूँ।
ये बात तो सही है कि सेठ जी के बड़े कर्ज हैं हमारे ऊपर, इसलिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ पिताजी। लेकिन क्या रमेश, क्या तुम्हें पता भी है सेठ जी ने हमारे ऊपर कितने एहसान किए हैं? जब मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं थे उस वक्त भी सेठ जी ने हमारी मदद की है। क्या हो गया अगर उनकी बेटी का व्यवहार बच्चों जैसा है तो? शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। मेरा आखिरी फैसला यही है, तुम्हारी शादी सेठ जी के लड़की से ही होगी, बस। और इस तरह से रमेश अपने पिता के हट के सामने झुक जाता है और कुछ दिन बाद ही उन दोनों की शादी हो जाती है।